नमस्कार। सन्निधाम परिवार के सभी सदस्यों, विशेषतः आदरणीय जगराम जी भाई साहब, अभ्युदय जी, बसंत जी एवं सभी लोगों का सादर आभार एवं साधुवाद जो आज मुझे अखंड भारत दिवस के इस कार्यक्रम में मुझे अवसर दिया बोलने का। मैं आप सब लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस पर सबसे पहले जिन स्वतंत्रता नायकों ने हमारे अपने जीवन की आहुति दी, बलिदान दिया, उनको सबसे पहले एक याद किया जाए, उनको नमन किया जाए। उसके बाद ये वक्तव्य चालू करूँगा। तो कुछ कविताओं हैं, एक दो मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ, उन लोगों को सम्मान स्वरूप अपने बलिदानियों के लिए। कि बलिदान की परंपराएं जिनसे है जिंदा, ऐसे हर एक बलिदानी को नमन है। कि बलिदान की परंपराएं जिनसे है जिंदा, ऐसे हर एक बलिदानी को नमन है। और जिन माओं ने चढ़ाए लाल बल वेदियों पे, उनकी महान कुर्बानी को नमन है। कि जिन माओं ने चढ़ाए लाल बल वेदियों पे, उनकी महान कुर्बानी को नमन है। कि जिन माओं ने चढ़ाए लाल बल वेदियों पे, उनकी महान कुर्बानी को नमन है। मर्दानी झांसी वाली रानी को नमन और कि मर्दानी झांसी वाली रानी को नमन और उस मर्दानी झांसी वाली रानी को नमन और उस पर मर्दानी झांसी वाली रानी को नमन और उस तलवार वाले पानी को नमन है। कि मर्दानी झांसी वाली रानी को नमन और उस तलवार वाले पानी को नमन है। और आजादी के लिए हंस के जो फांसियों पे चढ़े, कि आजादी के लिए हंस के जो फांसियों पे चढ़े, देश के जवानों की जवानी को नमन है। देश के जवानों की जवानी को नमन है। आगे हमारे कुछ नायक हैं, मैं उनको भी कुछ पंक्तियां समर्पित करते हुए आगे चलता हूं। और हमारी आज की जो युवा हैं, इस लाइव शो में ज़्यादातर युवा ही जुड़े हैं, हम उनको पृष्ठांकित करते हुए पंक्तियां सुनाना चाहते हैं। हमारे नायक रहे हैं आज़ादी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनको समर्पित है ये। कि आज़ादी की जंग में आज़ाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। कि आज़ादी की जंग में आज़ाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। और जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, सूरता स्वाधीनता के कोस को प्रणाम है। कि जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, सूरता स्वाधीनता के कोस को प्रणाम है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है। कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है। और यूनियन जैक को तार सिंगापुर में, कि यूनियन जैक को तार सिंगापुर में, तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। क्रांति के आजादे मतवाले शहीद आजम भगत सिंह को समर्पित है आगे की पंक्ति। कि सौर सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, कि सौर सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। कि सौर सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वह बेल बलिदानी थी। कि सौर सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वह बेल बलिदानी थी। देशभक्त का जुनून मिला जैसे लोरियों में, कि देशभक्त का जुनून मिला जैसे लोरियों में, सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। देशभक्त का जुनून मिला जैसे लोरियों में, सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी।
और रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी, कि छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, कि छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, कि छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, सवरी जटायुवा निषाद जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, सवरी जटायुवा निषाद जैसी जिंदगी, डायरे के सीने में उतार गोली उधम से, कि डायरे के सीने में उतार गोली उधम से, सीना तान के जिए फौलाद जैसी जिंदगी, कि डायरे के सीने में उतार गोली उधम से, सीना तान के जिए फौलाद जैसी जिंदगी, और जीते जी फिरंगी सरकार जैसे छू न सकी, कि जीते जी फिरंगी सरकार जैसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। और अंत में हमारे जो युवा जुड़े हुए हैं उनको, कि बुद्ध महावीर जैसा व्रत अपनाती है तो शांति व हिंसा का विकास गढ़ देती है, कि बुद्ध महावीर जैसा व्रत अपनाती है तो शांति व हिंसा का विकास गढ़ देती है, और विश्वामित्र की अजय साधना त्रिशंकु हेतु एक नया धरती आकाश गढ़ देती है, विश्वामित्र की अजय साधना विश्वामित्र की अजय साधना त्रिशंकु हेतु एक नया धरती आकाश गढ़ देती है, राम की तरह धनुष थामती है हाथ में तो, राम की तरह धनुष थामती है हाथ में तो, दुष्ट दानवों का सर्वनाश गढ़ देती है, राम की तरह धनुष थामती है हाथ में तो, दुष्ट दानवों का सर्वनाश गढ़ देती है, और राष्ट्र के समक्ष स्वाभिमान का सवाल हो तो, राष्ट्र के समक्ष स्वाभिमान का सवाल हो तो, देश की जवानी इतिहास गढ़ देती है, देश की जवानी इतिहास गढ़ देती है। कुछ ये मुक्तक हमारे कवि के हैं जो मैंने आप लोगों को जोश भरने के लिए और आज़ादी के याद दिलाने के लिए सुनाए। अखंड भारत दिवस का ये कार्यक्रम आयोजन मैं औपचारिक रूप से शुरुआत करता हूँ। अखंड भारत की विभीषिका एवं अखंड भारत संकल्प। तो हमारा देश खंडित था कब? हमारा देश सबसे पहले मैं देखता हूं कि अखंडित क्यों हुआ या अखंड क्यों था। तो हम देखते हैं कि आज़ादी से पहले हमारे देश में 662 और 662 और 562 रियासतें थीं, रियासतें और रजवाड़े थे। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद जो उनको निर्देशित किया गया कि आप हमारे आज़ाद भारत में शामिल हो जाइए। तो ज़्यादातर 552 जो रियासतें थीं वो लगभग अपने आप स्वेच्छा से शामिल हो गई। कुल कुछ 2-4 रियासतों को छोड़ के देखा गया कि पूरा भारत एकजुट था। यही एक प्रतीकात्मक है, बताता कि भारत पहले क्यों अखंड क्यों था भारत, क्योंकि भारत हिंदुस्तान सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में हर तरह से जितने भी जीवन के आयाम हैं उनमें समान था। समान पद्धति यूज हो रही थी, समान शैलियाँ उपयोग में थी। हाँ, राजनीतिक रूप से राजे रजवाड़े जरूर थे, है ना, सीमाएं थी उनकी, लेकिन जीवन पद्धति, जीवन शैली जो थी वो हमारी एक थी। सिंधु से लेकर कन्याकुमारी तक और बर्मा से लेकर पीछे गुजरात तक एक थी। तो इस वजह से भारत पहले से ही अखंड था, भारत पहले ही एक था। अब खंडित क्यों हुआ, विभाजित क्यों हुआ, उसके कई कारण हैं। मैं उनमें से कुछ कारणों को आपको उल्लेख करना चाहता हूँ। पहली थी ब्रिटेन, जो ब्रिटिश राज्य थी उसकी छलपूर्वक नीति थी। ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आई तो उसने मीर जाफर को, एक गद्दार को मिला के सिराजुद्दौला पे हमला किया और ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सैनिक की टुकड़ी के माध्यम से एक कब्जा किया, जिसको
1757 में प्लासी का युद्ध के रूप में हम जानते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद से ही भारत में अंग्रेज़ों का शासन चालू हुआ। बाद में राजे रजवाड़े रियासतों को छलपूर्वक आपस में लड़वा के अथवा किसी द्वेषपूर्वक उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके कब्जा करते गए। और जब कब्जा पूरा हो गया 1857 में, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे के नेतृत्व में पूरे देश में आज़ादी की एक बिगुल बजी और फिर से चालू हुआ। और फिर एक राजनीतिक दल कांग्रेस या उस समय का एक और राजनीतिक दल हिंदू महासभा जो वीर सावरकर जी के नेतृत्व में चलता था, उन लोगों ने आज़ादी की उस बैनर के नीचे आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद मुक्त कराने के लिए प्रेशर किया। और उसमें दो कारण थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कमज़ोर भी हो गए थे अंग्रेज़ और वो भी कुछ नहीं चाहते थे कि अब वो भारत में आगे करें राज्य, लेकिन उनका ऊपर छल था। छल क्यों था कि जब आज़ादी से पहले ही उन्होंने देश में देखा कि देश समृद्ध हो रहा है, देश एकजुट हो रहा है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को आगे करके सांप्रदायिक रूप से, धर्म रूप से एक मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई। मुस्लिम लीग की स्थापना कर पाए के कांग्रेस को दो भागों में बांटा गया और उनको अंतरिम सरकार में शामिल करने के लिए प्रेशर डालवा गया। जानबूझ के मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से उन्होंने दो राष्ट्र की थ्योरी का आह्वान किया, करवाया गया। अलग से एक आंदोलन चलवाए गए पूरे देश में कि मुस्लिम अलग हैं, हिंदू अलग हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को अलग से एक बड़ा नेता बनवाने की उन्होंने कोशिश की। इवन अंतरिम सरकार में मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने वित्त मंत्री का दर्जा दिया था और वो हर काम में, भारत के कोई भी काम में अक्सर अड़ंगा अड़ाते थे, कामों में नहीं होने दे रहे थे। और ये देखा गया कि जो भी राजनीतिक निर्णय होते थे उसमें उस समय के जो तत्कालीन लॉर्ड गवर्नर थे, लॉर्ड बेवल, वो हमेशा मोहम्मद अली जिन्ना को ज़्यादा ही प्रोत्साहित करते थे और उनको जानबूझ के आगे करने की कोशिश करते थे। ये देखा गया कि ब्रिटेन ने छलपूर्वक कहीं ना कहीं देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की गई। उसके पहले हम आज़ादी की लड़ाई एक साथ लड़ रहे थे, एक साथ सौहार्द चल रहा था, लेकिन कैसे भी मुस्लिम लीग की स्थापना करवा के और उन्होंने सांप्रदायिक रूप से दो भागों में देश की समाज को बांटने की कोशिश की गई। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो मुस्लिम लीग ने एक फूट नीति की चालू किया। अब इसमें क्या होता है कि गांधी जी या कांग्रेस भी मुस्लिम लीग से सीधे टकराव नहीं लेना चाहते थे, या सही है कहिए गांधी जी मोहम्मद अली जिन्ना को उतनी तरह से समझाने की कोशिश में नहीं थे। इवन मोहम्मद अली जिन्ना को बढ़ावा देने की कोशिश की। गांधी जी तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम तक बोलते थे। कायदे आजम का मतलब होता है बड़े नेता। तो मोहम्मद अली जिन्ना का एक ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया धीरे धीरे करके। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। 1945-46 में जो इलेक्शन हुए उसमें लगभग 423 सीटें मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग जीती और वो स्पेशली मुस्लिम बाहुल्य की सीटें थी। 945 सीट करीबन कांग्रेस जीती थी, लेकिन मुस्लिम लीग भी 425 सीटों पर जीत दर्ज कर थी। तो उससे मुस्लिम लीग का एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया कि हमारे पास जनमत है, हमारे पास देश में, और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उन्होंने अपनी स्थापना करके देश में एक अत्याचार कट्टरपंथी इकट्ठा किया। लेकिन दूसरा एक और कारण था। जब उस समय भारत में जो जनता है, संसाधन उतने ज़्यादा नहीं थे, शिक्षा के स्तर उतना ज़्यादा नहीं था, आवाजाही के संसाधन नहीं थे, कम्युनिकेशन के सूचना के साधन नहीं थे, तो जनता में भी उतनी दृढ़ता नहीं थी, उतनी सामर्थ्य का अभाव था। जो आज हमारे देश में सामर्थ्य है वो शायद 1946-45 के समय का अभाव नहीं था उतना, और वो अभाव ही एक कारण बना कि मुस्लिम लीग
अपने आप में एक शक्तिशाली पार्टी के रूप में उभर के सामने आई। आगे कांग्रेस का जो लीडिंग पार्टी थी उस समय की जो सरकार में, कांग्रेस अंतरिम सरकार में पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए हुए थी, उसका भी गैर जिम्मेदार पूर्ण एक व्यवहार था। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की गैर जिम्मेदार पूर्ण भूमिका कैसे थी। जो देश में चल रहा था, जो अवसर आ रहे थे, उनको पहचान नहीं पाए अथवा उसमें चेतना नहीं की उन्होंने। ज़्यादातर वो हुआ कि जब देश की आज़ादी की बात हुई 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, लगभग उसमें लोग 25 लाख लोग शामिल हुए थे और 24,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। 64,000 से ज़्यादा सैनिक हमारे घायल भी हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन शासन कमज़ोर होता जा रहा था और उनको तय था कि अब हमें यहाँ भारत से छोड़ना है। तो 22 मार्च 1947 को जो अंतिम भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो आए और उन्होंने एक तय किया कि देश में आज़ादी दी जाए, या छलपूर्वक कैसे भी उन्होंने बंटवारा की कोशिश की, देश को 2 भागों में बांटने की कोशिश की। लॉर्ड बेवेल पहले से इसकी भूमिका बना गए थे, मुस्लिम लीग को स्थापित करके या मोहम्मद अली जिन्ना को स्थापित करके वही लाइन उन्होंने पकड़ी और उसको जाके 3 जून 1946, जो 3 जून योजना कहते हैं, वो एक बंटवारे की योजना उन्होंने बनाई। लेकिन बनानी योजना जो बनाई वो गांधी जी से उन्होंने डिस्कस किया, लेकिन गांधी जी उस समय शायद तैयार नहीं थे। तो जाके उन्होंने पंडित नेहरू से, सरदार पटेल से डिस्कशन किया, लेकिन 1946 में दंगे भड़कने लग रहे थे, स्पेशली बंगाल में दंगे भड़कने लगे थे और वो दंगे सांप्रदायिक इतना ज़्यादा रूप ले रहे थे कि वो कांग्रेस के नेताओं को संभाले नहीं जा रहे थे। और जो उस समय की तत्कालीन सरकार थी वो उन दंगों को प्रोत्साहित देने में इंटरेस्टेड थी, बजाय उसको कंट्रोल करने में, क्योंकि उनको तो जाना था, उन्हें तो बर्बाद करना था भारत को। तो जो दंगे धीरे धीरे भड़कने लग गए थे सांप्रदायिक रूप से, उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई। तो उन्होंने योजना बनाई, योजना बना के उसको डिस्कस किया। 2 महीने तक इस पर विचार मंथन चिंतन हुआ। विचार मंथन चिंतन के बाद जब उन्होंने सहमति ले ली, उसमें पंडित नेहरू, सरदार पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, कृपलानी जी, अन्य बड़े कांग्रेस के नेता ने समर्थन दिया। हालांकि कुछ लोग जैसे राम मनोहर लोहिया, मौलाना आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खान, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इन लोगों ने उसकी अवहेलना की, विरोध किया, लेकिन कुछ लोगों ने समर्थन किया और समर्थन करने वाले कांग्रेसी नेता शायद ज़्यादा थे। वो प्रभाव बाद में अंतिम में गांधी जी ने भी समर्थन किया और समर्थन जब हो गया कांग्रेस में, तब जाके उन्होंने, जो ब्रिटेन के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे एटली, तो 3 जून 1947 को एटली ने उस हाउस ऑफ कॉमन्स में विभाजन की योजना प्रस्तुत की। विभाजन की योजना प्रस्तुत किया कि मुस्लिम बहुसंख्यक जो समाज चाहें तो अलग राष्ट्र या अलग राज्य बना सकते हैं। बंगाल और पंजाब को प्रांतीय अलग अलग डिवाइड किया उन्होंने। उत्तर पश्चिम प्रांत में जनमत संग्रह के लिए योजना रखी। सिंध और बलूचिस्तान प्रांतीय विधानमंडल की को निर्णय करने का अधिकार दिया। पंजाब, बंगाल, आसाम में विभाजन के लिए सीमा आयोग बनाया गया। सीमा आयोग, ये मैं स्पेशली नाम दे रहा हूँ कि रेडक्लिफ नाम के एक व्यक्ति थे जो कि सीमा आयोग के प्रेसिडेंट थे, उस समय के तत्कालीन प्रेसिडेंट बनाए गए, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं था कि भारत की सीमाएं कहाँ से जुड़ती हैं, कैसे होती हैं, लेकिन उनको सीमा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया और उन्होंने सीमाओं का डिवीज़न किया। उसका भी एक कारण है हिंसा भड़कने का। तो ये जो 3 जून का योजना बनाई गई, योजना एटली के सामने प्रस्तुत हुई ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में। उसके बाद ये योजना क्रियान्वित होने के बाद जब
2 महीने का विचार विमर्श हो गया, सारे कांग्रेसी नेताओं से सहमति ले ली गई। इसके बाद इस योजना को 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया गया और 16 जुलाई को पारित कर दिया गया। पारित करके इसमें कहा गया 2 राज्य बनेंगे, 2 अधिराज्य बनेंगे, जिसमें भारत और पाकिस्तान होगा। संविधान सभाओं को अपने अपने अधिराज्य बनाने, कानून बनाने का अधिकार होगा। समान समझ शक्तियाँ होंगी जो कि विधानमंडल को पहले से थी, वो सारी शक्तियाँ उन्होंने उस संविधान सभाओं को दे दी। अब ये पारित करके हुआ तो इसमें जो निर्णय थे विभाजन के कारण क्या थे, खंडित विभाजन कारण हुआ। उसमें गांधी जी हमेशा अपने आप को एक अहिंसावादी व्यक्ति के रूप में अपने आप प्रस्तुत करते रहे, जबकि बंगाल, सिंध, पंजाब में बहुत ज़्यादा हिंसा होने लग गई, निर्दोष लोगों को मारा जाना लग गया, महिलाओं के साथ अत्याचार होने लग गए, उनकी संपत्तियां लूटी जाने लग गईं। इसके बावजूद भी लोग आके गांधी जी को बोलते रहे कि ऐसा ऐसा हो रहा है प्रार्थना सभा में, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, उन्हें कि पिटते रहिए, होते रहिए, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, यही अहिंसा की जीत होगी। लेकिन वो व्यवहारिक नहीं था, लास्ट में जो गांधी जी का अहिंसा का जो उद्देश्य था वो भी विफल रहा। और अभी आगे परिणाम जब आएंगे तब देखा जाएगा कि कई लाखों लोगों की हिंसा हुई। इतना द्वितीय या प्रथम विश्व युद्ध में भी कई उससे गुना लोग मारे गए। तो देखा गया कि कांग्रेस का इसमें परिणाम क्या निकले विभाजन के बाद। तो विभाजन के बाद देखा गया कि जो कारण, कुछ ऐसे भी कारण थे जो अनअवॉइडेबल थे, जैसे जिन्ना अपने आप में अड़ गए, जिन्ना कहने लगे कि कांग्रेस घोषित करे कि वो सिर्फ एक हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, मुस्लिम लीग मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन कांग्रेस ने इस चीज़ को नकारा कि नहीं, हम सिर्फ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते, हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पे तैयार नहीं हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिटिश के इतने उसमें आ गए थे, या समझ लिए गांधी जी या अन्य नेताओं ने इतना उनको सम्मान दे दिया था कि वो किसी भी जायज़ बात को मानने को तैयार नहीं थे। वो इतना ज़्यादा घमंड से चूर हो गया कि वो निर्दोष लोगों की हत्या करना ने उतारू हो गए, किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं हुए। अंतरिम सरकार में मोहम्मद अली जिन्ना चूंकि वित्त मंत्री थे, और वित्त मंत्री होने के नाते वो अक्सर ज़्यादातर लोगों को जो काम रहते थे उनमें अड़ंगा डाले जाते थे। अड़ंगा डालने की वजह से पंडित नेहरू परेशान हो गए, ये समझिए कांग्रेस के लोग भी परेशान हो गए। और पंडित नेहरू परेशान हो गए तो पंडित नेहरू ने कह दिया कि सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए हमें सिर दर्द कटवाना तैयार हो गए। अब ये जो वक्तव्य है वो इतना हल्का है कि इसकी व्यवहारिकता ठीक नहीं थी। सिर दर्द का मतलब सिर कटवाना से ठीक नहीं होगा। पंडित नेहरू ने यही कह रहे कि कांग्रेस की जो चेतना उस समय गायब हो गई। शायद उस समय के लोगों में चेतना गायब होगी कि जो अखंडित भारत को हम खंडित कर रहे हैं, धर्म के आधार पर कर रहे हैं, वो कितना मुश्किल होगा हमारे लोगों के लिए, हर व्यक्ति, मानवता के लिए कितना मुश्किल होगा, वो उनको कल्पना भी नहीं थी किसी को। शायद दूरदर्शिता की उनमें कमी थी, और इस वजह से उन्होंने धर्म के आधार पर विभाजन को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार हुआ, 2 देश बन गए, विभाजन हो गया। कांग्रेस नहीं सोच पाई कि हमें मोहम्मद अली जिन्ना को अनावश्यक रूप से इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना था जो वो देते गए। माउंटबेटन, 1919 में 1919 में माउंटबेटन प्लान, 1920 में माउंटबेटन प्लान, 1921 में माउंटबेटन प्लान, 1923 में माउंटबेटन प्लान, 1924 में माउंटबेटन प्लान, 1925 में माउंटबेटन प्लान, 1927 में माउंटबेटन प्लान, 1928 में माउंटबेटन प्लान, 1929 में माउंटबेटन प्लान, 1930 में माउंटबेटन प्लान, 1931 में माउंटबेटन प्लान, 1932 में माउंटबेटन प्लान, 1933 में माउंटबेटन प्लान, 1934 में माउंटबेटन प्लान, 1935 में माउंटबेटन प्लान, 1936 में माउंटबेटन प्लान, 1937 में माउंटबेटन प्लान, 1938 में माउंटबेटन प्लान, 1939 में माउंटबेटन प्लान, 1940 में माउंटबेटन प्लान, 1941 में माउंटबेटन प्लान, 1942 में मा
सांप्रदायिक दंगे इतने ज़्यादा होते गए कि माउंटबेटन उस चीज़ को संभालने की स्थिति में भी नहीं रहे, अंतरिम सरकार भी स्थिति में नहीं रही, और जो आज़ादी का देश स्थिति थी वो अगस्त 1948 तय की गई थी पहले। लेकिन जब मुस्लिम लीग और कट्टरपंथी के लोग, इवन सरकार में जुड़े, प्रांतीय सरकारों में जुड़े लोग दंगा भड़काने में शामिल हो गए, मारकाट में शामिल हो गए, वो मारकाट इतनी ज़्यादा चालू हो गई कि किसी को आभास नहीं था उसका। तो जल्दी में आनन फानन में माउंटबेटन या ब्रिटिश ने 15 अगस्त 1947 को ही देश आज़ाद कर दिया, जबकि 48 तय हुई थी। लगभग 1 साल पहले ही उन्होंने देश छोड़ दिया। और उस समय की परिस्थिति ऐसी बनी कि जब बंगाल में बताते हैं कि ऐसा एक घटनाक्रम हुआ कि 4 ट्रक खड़े हुए थे, और वो ट्रक कलकत्ता में एक जुगल किशोर घोष अखाड़ा चलाते थे, उनके अखाड़े के सामने 4 ट्रक खड़े हुए देखे उन्होंने, और वो ट्रक 3-3 फीट तक लाशों से भरे हुए थे। तो ऐसा दृश्य देखकर बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई और वहाँ के लोगों में बहुत दंगा फसाद हुआ। 50,000 लोग बंगाल में अकेले मारे गए, कई हजारों लोगों की त्रासदी में बहुत बुरी हालत हुई। 50,000 से ज़्यादा लोगों को बंगाल अकेले में ही प्राण गंवाने पड़े 1946 में। और वहाँ से ही मुस्लिम लीग ने वहाँ पर एक दिवस मनाया। उसको उन्होंने कहा कि सीधी कार्रवाई दिवस, अगस्त 1946 में। और सीधी कार्रवाई दिवस में इतनी ज़्यादा हिंसा भड़की कि 50,000 से लोग मारे गए। आप मैं बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में 25 लाख लोग शामिल हुए थे, सिर्फ 24,000 सैनिक लगभग मारे गए थे। लेकिन अकेले बंगाल में ही 50,000 से ज़्यादा लोगों की हिंसा हुई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। हम कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना बड़ी त्रासदी रही होगी। वहीं से दंगे भड़के और दंगे भड़कते भड़कते सिंध और पंजाब तक आ गए। इवन हर देश के हर कोने में दंगे भड़के, अहमदाबाद तक में भी दंगे भड़के, गुजरात में भी। और युवाओं के बीच में भटकाव आ गया। हर कोई ये चाहने लगा कि कोई सुरक्षा के नाम पर समूह स्थापित हुए, लेकिन वही समूह लूट खसोट, मारपीट, छीना झपटी, हत्याएं, बलात्कार, वो सब होने लगे। किसी पे विश्वास नहीं रहा कि कौन व्यक्ति हत्या कर देगा, कौन व्यक्ति लूट लेगा उनको। ऐसी स्थिति सामने पैदा हो गई। अहमदाबाद में भी कुछ 2 लोग बताते हैं कि 2 वॉलंटियर, बसंत राव और राजा बाली, 2 लोग दंगा रोकने के लिए आगे गए तो उनको छुरा भोंक के मृत्यु कर दी गई। अब देखा जाए, वहां लाहौर में भी दंगा भड़के, वहां पे भी लोगों ने इच्छा की कि वहां से जाएं, लेकिन इतने दंगा भड़के कि वहां पे लाखों लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिए गए। वहां पे चूंकि मुस्लिम बाहुल इलाका था, तो वहाँ से ट्रेनों में हिंदू लोग अपने कैसे भी करके बच के भागने लगे। लगभग ऐसा बताया गया कि 5 लाख लोग की मृत्यु हुई थी और 72 लाख से ज़्यादा लोग ऑफिशियल पलायन हुआ था। लेकिन अनऑफिशियली रिकॉर्ड 1.45 करोड़ लोग पलायन हुए थे, जो अपना घर बार छोड़कर, पूरा अपना घर द्वार सब नौकरी चाकरी छोड़ के भाग आए थे, वहां से अपने देश चले आए। लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए और 5 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या की गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि 5 लाख लोग कितनी बड़ी संख्या होती है उस समय। लगभग 35 करोड़ की
आबादी थी, उसमें 5 लाख लोगों की मृत्यु कर दी गई। कितनी बड़ी हत्या, और एक तरह से युद्ध चालू हो गया था, गृह युद्ध समझ लीजिए, या पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में युद्ध चालू हो गया था। तो विभाजन की जो ये त्रासदी है वो इतनी बड़ी है, इतनी विकट है। आज तक यदि देखें कि जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से आए हुए हैं, जो देश में कहीं कहीं हिस्सों में रह रहे हैं, दिल्ली में जैसे मजनू का टीला है, आदर्श बस्ती है, और भी कई है, उनकी यदि हालत देखेंगे तो हम लोगों की आंखों में आंसू निकल आएंगे। क्या आज़ादी, इस तरह की आज़ादी देखने के लिए हमने लड़ी थी? जो भगत सिंह, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस या अन्य क्रांतिकारियों ने आज़ादी के लिए अपनी जान तक आहुति दे दी, क्या ऐसी खंडित आज़ादी के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा था, या क्रांति की थी, या अपनी जान न्यौछावर की थी? आज उन शहीदों को हम क्या जवाब दें? उनकी आत्मा को कैसा अनुभूति होती होगी कि देश में आज़ादी मिली, लेकिन रक्त रंजिश आज़ादी, खंडित आज़ादी, देश का बंटवारा भी हुआ और लोगों की हत्याएं भी। 5 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। कैसे झेला जाए? और इस 5 लाख लोगों में अभी तक उस समय की तत्कालीन सरकार ने कभी किसी के लिए कोई मुआवजा, कोई सहानुभूति या उनके प्रति कोई संवेदना व्यक्त करने की कोशिश नहीं की। जो सत्ता के लालची थे उनको सत्ता पानी थी, इतना उन्माद हो गया कि सिर्फ सत्ता के लिए चाहिए थी, सरकार मिल जाए कैसे भी। सरकार ली, लेकिन निर्दोष जनता कैसे पीड़ित हुई, हमारा समाज कैसे पीड़ित हुआ, हमारा मातृभूमि कैसे खंडित हुई, माता के टुकड़े कैसे हुए, इसकी किसी को चिंता नहीं हुई। आज हम राष्ट्रीय विचार से जुड़े हुए, नेशनलिस्टिक फीलिंग से जुड़े हुए, राष्ट्रीय एकात्मता की भावना को देखते हैं तो हमें महसूस होता है, हमें पीड़ा होती है कि हमारा मातृभूमि के टुकड़े क्यों किए गए, मातृभूमि के टुकड़े स्वीकार कैसे कर लिए गए। माता के वस्त्र, जैसे कहा जाता है कि देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती हैं, उनकी रक्षा करना प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है। कि माता की वस्त्रों की रक्षा एक पुत्र नहीं कर सकता तो वो क्या कर सकता है? यदि हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर न करें, उस समय अपनी जान न्यौछावर करने के लिए न खड़े न हो जाएं, तो क्या कर सकते हैं? उससे बड़ी त्रासदी और क्या होगी? उससे बड़ी गद्दार या मतलब निष्ठुर इंसान क्या होगा? हम अपने आप को यह भी महसूस नहीं कर पाए कि आजादी लेके हम इसमें हम अपने आप को भूल गए कि हमारी मातृभूमि के टुकड़े हो रहे हैं। तो इस टुकड़े को हमें आज भी कैसी पीड़ा होती है, और आज भी लोग यदि उसको जस्टिफाई करते हैं, उसके समर्थन करते हैं, तो पीड़ा होती है। ये राष्ट्रीय भावना नहीं है, ये देश के प्रति वफादारी नहीं है, ये राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेम नहीं है। राष्ट्रीय भावनाओं को हमें देखकर, राष्ट्रीय भावनाओं को हमें समझकर, हमें राष्ट्र के प्रति अपनी जो कर्तव्य है वो पालन करना है। कर्तव्य अखंड भारत का है। यदि अखंड भारत की हम कल्पना करेंगे, हमारे लोगों की इतनी हिंसा हुई आजादी से लेके आजादी के बाद तक, और आज क्या सपना अधूरा है अभी भी, उस सपने को महसूस करना है। वो सपना कैसे पूरा हो, इसकी हमें संकल्पना करनी है। जो भारत रियासतों में बटा हुआ था, भले भी रारे रजवाड़े थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम एक थे, बहुत सौहार्द से रह रहे थे। हमारी
जीवन शैली एकदम पवित्र थी। ना ही किसी पर हम हमला कर रहे थे, ना ही हमला होने दे रहे थे अपने ऊपर। लेकिन आज जो शक्ति हम अर्जित कर रहे हैं, जो हम एकजुट हो रहे हैं, अपने समाज को एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ शक्तियाँ, कुछ विदेशी ताकतें, कुछ विचारधारा के विपरीत विचारधारा के समूह जो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उनसे सतर्क रहना है, उनको परखना है, उन्हें समझना है। जो विचारधारा के विपरीत लोग हमारी सनातन धर्म, सनातन परंपरा को तोड़कर दूसरी विचारधारा पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हमारे हिंदू समाज में विघटन किया जाने की कोशिश की जा रही है। जो आज़ादी से लड़ाई तक आज तक हम एक साथ रहे हैं, उनमें कैसे भी करके टूटन फूटन कोई जा रही है। किसी कैसे कैसे विचारों को उद्देश्य करके वैज्ञानिकता के नाम पर, झूठी वैज्ञानिकता के नाम पर लोगों को अलग किया जाने की कोशिश की जा रही है। और जो आज हमारे बीच में कैसे भी सांप्रदायिकता का जो जहर घोला जा रहा है, वो हमें समझना है उसका। 1946 में एक समय, आज़ादी के समय ऐसा सांप्रदायिकता का जहर घोला गया था मुस्लिम लीग और अन्य उस राजनीतिक दलों के द्वारा कि रेलवे स्टेशन तक में मुस्लिम पानी, हिंदू पानी के ऐसे काउंटर लगाए गए थे। हम कल्पना कर सकते हैं कि हिंदू पानी और मुस्लिम पानी, हिंदू मुस्लिम अलग अलग पानी पिएंगे, कितना जहर समाज में घोरा गया, कितनी कल्पना की गई। और उसके बाद धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया गया। और आज जब लोग उसकी क्षतिपूर्ति की जा रही है, हमारे जो लोग परेशान हैं, जो उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, द्वेषपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, यदि उनको हम नागरिकता देने का कानून बनाकर उनको सुविधाएं देने की कोशिश की, तो देश में ही मीर जाफर पैदा होकर उनका विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी लड़ाई लड़ी है, आज़ादी की लड़ाई इकट्ठी लड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग ऐसे कानूनों को विरोध कर रहे हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है, उनको शर्म आनी चाहिए। क्या आप उस देश के नागरिक हैं, उस राष्ट्र के नागरिक हैं, अथवा किसी और के? आप अपने भाइयों को, अपने लोगों को ही विरोध में खड़े, जो पीड़ित हुए हैं, जो परेशान हुए हैं, जिनकी प्रॉपर्टी, घर द्वार लूट लिया गया है, उनको यदि नागरिकता देने का भी यदि आयोजन किया गया तो उसका आप विरोध कर रहे हैं। उस समय विरोध कहां चला गया था जब देश का बंटवारा हो रहा था? उस समय आपने सत्ता के मद में स्वीकार कर लिया गया। उस समय आपको सत्ता मिल रही थी, बस ये देखा गया, ये नहीं देखा गया कि लोगों की घर द्वार लुट रहे हैं, 5 लाख लोगों की हत्या हो गई, ये नहीं देखा गया। करोड़ों लोग बेघर हुए, 1.5 करोड़ से ज्यादा। कितनी बड़ी त्रासदी हुई है। इतना बड़ी त्रासदी मुझे लगता नहीं विश्व में कोई बड़ी त्रासदी हुई हो। इससे आज जो अखंड भारत दिवस की योजना, आज जो संकल्प दिवस है, आज जो स्वतंत्रता दिवस की इस त्रासदी को याद करके शायद आंखें झलकती हैं हमारी, कि हमें अपना कर्तव्य क्या है हमारा इस देश में। क्या हमारा कर्तव्य सिर्फ खाना पीना, शिक्षा लेके नौकरी पा लेना है? नहीं, हमारा कर्तव्य इस देश के प्रति भी है। अखंड भारत की जो संकल्पना है, हमारी संकल्पना राजनीतिक रूप से भले भी पूरी ना हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से जरूर पूरी हो। राजनीतिक रूप से राजे रजवाड़े में जरूर बटे हुए थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम एक थे। हमारी संकल्पना आज फिर जागृत होती है कि अखंड भारत की जो संकल्पना सांस्कृतिक रूप से पूरी हो, क्योंकि हम एक साथ थे, हमारी संस्कृति एक है, हमारी पद्धतियाँ एक हैं, हमारी जीवन शैली एक है, हमारी बोली भाषा एक है, तो हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं? हम क्यों एक नहीं होना चाह रहे हैं? हम क्यों विदेशियों की ताकत के इशारे पर नाच रहे हैं? अभी तक हम क्यों अंग्रेजों के बनाए हुए मूल्यों को अपनाए हुए हैं? उनको छोड़ना जरूरी है।
फूट डालो वाली और राज करो वाली नीति को छोड़ना जरूरी है। हमें महसूस करना है कि आज फूट डालो और राज करो की राजनीति नहीं चलने वाली। आप निर्दोष लोगों को फूट डाल के हत्या करा के सत्ता हत्या नहीं सकते। जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको समझते हुए, उनको मानते हुए, उनको चलते हुए, हम राष्ट्रभक्ति की अपनी भावनाओं को जागृत करते हुए अपनी भारत भूमि के लिए, अपनी भारत माता के लिए इच्छा शक्ति से कार्य करें। और वो कार्य है अखंड भारत का संकल्पना। अखंड भारत की संकल्पना है कि हमारा जो संकल्पना पूरे विश्व वैष्णव कुटुंबकम की है, पूरा विश्व कुटुंब है हमारे लिए। लेकिन हमारी संस्कृति जहां तक एक है वहां हमें एक होना है। हम हमेशा हर किसी के लिए सौहार्दपूर्ण रहे हैं। अटल जी ने कहा है कि होकर स्वतंत्र कब मैंने चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं, भूभाग नहीं, सत सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हमारी जो संस्कृति है वो सबको साथ लेके चलने की है, सबके उत्थान की संस्कृति है, सबके विकास की संस्कृति है, सबको प्रेम से जोड़ने की संस्कृति है। हमारी संस्कृति युद्ध करने की नहीं है, आक्रमण करने की नहीं है। हम विजय नहीं होना चाहते लेकिन अजेय रहना चाहते हैं कि कोई हम पर हमला करेगा तो वो हमले को हम अहिंसा से नहीं, हिंसात्मक रूप से, निश्चित रूप से रौंदेंगे। इतनी शक्ति जरूर अर्जित करेंगे। और वो शक्ति अर्जित करने के लिए हमें कार्य करना है। हमें भारत माता को जो टुकड़े टुकड़े हो गई है फिर से जोड़ना है, सांस्कृतिक रूप से जोड़ना है, जो राष्ट्रीय एकात्मता की भावना से जोड़ना है। अच्छा, राष्ट्रीय एकात्मता की भावना क्या? यदि हमारे घर में है और कोई व्यक्ति किराए पर रहता है और किराए पर रहने लगे और वो कुछ समय बाद कहे कि ये मेरा कमरा मेरा, तो यही ही राष्ट्रीय एकात्मता है। यदि भारत भूमि का कोई भी टुकड़ा, कोई भी देश या विदेश का कोई भी आक्रांता इसको तोड़ना चाहेगा तो हमारी उतनी ही पीड़ा जागृत होती है कि जितना हमारे घर में कोई आके हमारे कमरे को कब्जा करने लगे। यदि ऐसी फीलिंग अपने देश के लिए विकृत होती है तो आप निश्चित रूप से राष्ट्रभक्त हैं। यह राष्ट्रीय भावना है, यह राष्ट्रीय एकात्मता है। राष्ट्र के प्रति आपकी एक आत्मा हो जाना तब कहलाती है। कश्मीर को कोई तोड़ने की इच्छा कर रहा है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हम किसी भी तरह से जाने नहीं देंगे, किसी भी तरह से, किसी भी हो जाए। यह हमारी राष्ट्रीय एकात्मता है। यदि बाल्टिस्तान, गिलगिट हमारा क्षेत्र है तो हम उसे जोड़कर रहेंगे। यह हमारी अखंड भारत की संकल्पना है। हम शपथ पूर्वक इस बात को मान के चलें कि हमें वो हर दिन हर क्षण वो काम करना है कि हमारा जो भी हमारा क्षेत्र है भारत माँ के टुकड़े हुए हैं उनको जोड़ें। जो भी भारत माँ को खरोंच आई है वो खरोंच सही करके दिखाएं। 5 अगस्त 2019 को 370 धारा खत्म करके पूर्ण कश्मीर का अभिन्न अंग बना, उसकी एक अपार सफलता हमारे देश में, पूरे विश्व ने, पूरे देश ने। ऐसी ये जो घटना हुई है इतिहास में वो अविस्मरणीय है, वो राष्ट्रभक्ति को और प्रेरित करने वाली है। ऐसी भावना मैं नहीं समझता कि कभी जीवन में दोबारा शायद देखने को मिले। लेकिन दोबारा फीलिंग फिर आएगी जब हम गिलगिट बाल्टिस्तान फिर से जोड़ेंगे अपने देश में और वो भारत का अभिन्न अंग बन के हमारा भारत माँ का परचम लहराएगा, झंडा तिरंगा लहराएगा। वहाँ पर हमारी संकल्पना उस दिन पूरी होगी कि जब वो भी कटा हुआ हिस्सा भारत में जुड़ेगा और जुड़ के हम कह सकेंगे कि अखंड भारत की हमारी संकल्पना पूरी होती है। सांस्कृतिक रूप से
हम एक हैं। जो भी हिस्सा हमारा टूटा, जो भी उस समय की गलतियां हुई, उन गलतियों को आज सुधार करने का मौका है। उस समय का लिजलिजा नेतृत्व, आज का सशक्त नेतृत्व हमें मिल रहा है। वो सशक्त नेतृत्व के साथ खड़े हों, काम करें, दिन प्रतिदिन काम करें। उस संकल्पना को हम आगे बढ़ाएं कि हमारी जो युवाओं की जो भूमिका है इस देश में, उसको हम ध्यान में रख के चलें। हमारी भूमिका दिन प्रतिदिन याद रहे कि हमारे देश के प्रति क्या भावना है, वो हम अपनी भावना को तैयार रखें, काम करते चलें। किसी भी दिन वो क्षण आए तो हम अपना एक भी क्षण वो न गंवाएं कि हम भारत के वासी नहीं हैं, हम भारत से प्रेम नहीं करते हैं। ऐसी भी कोई गलती न हो जाए कि जिसमें हमें अपनी नज़रें झुकाना पड़े। जो भी लोग भारत भूमि के अभी भी टुकड़े करवाना चाहते हैं या टुकड़े टुकड़े गैंग है, हम उसको किसी भी तरह से सफल नहीं होने देंगे। उनको हर लेवल पर, हर स्तर पर उनकी अवहेलना करेंगे, उनका प्रतिरोध करेंगे, उनका विरोध करेंगे और हो सकेगा तो जो भी चीज़ होगी वो करेंगे उनके प्रति। ये हमारी संकल्पना है, ये हमारी विजन है। किसी भी तरह हम उनको अपने उनके मंसूबे में सफल नहीं होने देंगे। 1946-47 में जो भी हुआ वो एक दुर्भाग्य था, हो गया जो भी, लेकिन आगे किसी भी तरह से नहीं होने देंगे। और कोशिश हमारी ये होगी कि जो भी भारत भूमि का टुकड़ा, भारत माँ के जो टुकड़े हुए हैं, उनको हमें जोड़ेंगे और अखंड भारत की पुनर्स्थापना करेंगे। इसी अपनी भावनाओं के साथ मैं अंत में दो पंक्ति और प्रस्तुत करता हूं कि पाक बंग संगले अखंड होगा पूरा देश, तार तार हुआ मानचित्र सिल जाएगा। कि पाक बंग संगले अखंड होगा पूरा देश, तार तार हुआ मानचित्र सिल जाएगा। होगा निष्कंटक अमरनाथ वाला पंथ, मान सरोवर में सरोज खिल जाएगा। होगा निष्कंटक अमरनाथ वाला पंथ, मान सरोवर में सरोज खिल जाएगा। इसकी और उसकी बिसात क्या दिखाए आंख, कि इसकी और उसकी बिसात क्या दिखाए आंख, दुनिया के दादा का कलेजा हिल जाएगा। कि इसकी और उसकी बिसात क्या दिखाए आंख, दुनिया के दादा का कलेजा हिल जाएगा। वो आत्महत्या कर लेगा उस दिन उग्रवाद, आत्महत्या कर लेगा उस दिन उग्रवाद, जिस दिन दिल्ली को पटेल मिल जाएगा, जिस दिन दिल्ली को पटेल मिल जाएगा। और हमारे जो सशक्त नेतृत्व हमारे सामने है, हम उनको आदर्श मानते हुए आगे चलें और एक चेतावनी भी दें। जो कुत्सित राजनीति करके देश में अस्थिरता पैने की कोशिश करते रहते हैं, उनको एक चेतावनी भी दें कि भूखे कुटिल बवंडर सुन लें, सागर के तूफान सुने। भूखे कुटिल बवंडर सुन लें, सागर के तूफान सुने और राजनीति के मदरालय के सब कायर मेहमान सुने। भूखे कुटिल बवंडर सुन लें, सागर के तूफान सुने, राजनीति के मदरालय के सब कायर मेहमान सुने। ये मतवाले दल न रुकेंगे गाली गोली गोलों से, ये मतवाले दल न रुकेंगे गाली गोली गोलों से, और खूब निपटना जान गए हैं हम झूठे बड़बोलों से। ये मतवाले दल न रुकेंगे गाली गोली गोलों से, खूब निपटना जान गए हैं हम झूठे बड़बोलों से। रहे सहे अरमान मिटा ले, रहे सहे अरमान मिटा ले, दम हो जिसकी बाहों में, निकल पड़े हम राहों में, निकल पड़े हम राहों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सन्निधान परिवार का। मैं अपने वक्तव्य को ये समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत सबको आभार, सबको प्रणाम।